नमस्कार, स्वदेश स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और जैसा कि हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ कमाया है, ना सिर्फ अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है अपने माता पिता के लिए, और यहां तक कि जब कहते हैं ना एक शहर से निकल के हम एक माया नगरी में जाके नाम कमाते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। तो एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ है। हम आपको अपने इस खास कार्यक्रम में उनसे मिलवाएंगे, जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में और एक्चुअल में ग्लैमर जो हम सिर्फ कहते हैं ना कि ग्लैमर, उसके पीछे कितनी सारी कठिनाइयों को पार करके हम पहुंचते हैं, हम इस पे भी बात करेंगे। तो चलिए बहुत देरी ना करवाते हुए आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं तितिक्षा श्रीवास्तव। तितिक्षा, बहुत स्वागत सबसे पहले स्वदेश न्यूज आने के लिए। और क्योंकि एक ऐसी पर्सनालिटी है, जब एक कहते हैं ना कि कोई एक्ट्रेस है तो उस एक्ट्रेस में बहुत सारी खूबियां होती हैं, उसमें से एक मैं आप में इसलिए देखती हूँ क्योंकि एक्टिंग, फिर एक क्लासिकल डांसर यानी डांस भी आता है, फिर हम एक एडवोकेट के रूप में हम एक प्रैक्टिस करते हुए देखें, मतलब हम एक लॉ वाले उसमें भी चले जाएं तो वो एक ऑनर मतलब होता है ना, वो एक अलग चीज होती है। तो एक पूरा ओवरऑल एक पैक इसमें दिखता है। तो मैं शुरुआत ऐसे करूंगी, कैसे सोचा, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है। एक लॉ की प्रैक्टिस भी आप कर रहे हो, आप बिल्कुल यहाँ क्लासिकल डांसर और थिएटर और फिर एक्टिंग, कहाँ से शुरू किया, कैसे सोचा? पहले तो राखी जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपसे अपनी जर्नी के बारे में, एक तो अपने बारे में इतना खूबसूरत कुछ मैंने बहुत दिन बाद अपने लिए सुना है एंड यू आर वेरी ऑब्जर्वेंट ऑन दैट, थैंक यू उसके लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो मिक्स है, ये कैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड होते होते कितना ग्लोरीफाइड हो गया मुझे भी पता नहीं चला। बट शुरुआत में करूँगी कि मैं ये कहूँगी कि मैं हमेशा से एक आर्टिस्ट थी। बचपन से ही मेरा रुझान था एक्टिंग में, डांसिंग में, और पेरेंट्स को भी लगता था कि स्कूल में मैं प्राइजेस लेके आ रही हूँ। और फिर थिएटर की जर्नी शुरू हुई कि एक एनुअल फंक्शन में मेरी फ्रेंड के फादर जो थिएटर डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे एनुअल फंक्शन में देखा और उन्होंने कहा कि ये किरदार मेरे एक प्ले में फ़िट होता है। वहाँ से मेरी थिएटर की जर्नी शुरू हुई भारत भवन में, और वहाँ से धीरे धीरे जब पढ़ाई के साथ साथ ये दोनों चलता रहा। लेकिन जब मैं 12th स्टैंडर्ड में आई तो मेरे पेरेंट्स, क्योंकि मैं एकेडमिक बैकग्राउंड से आती हूँ, मदर मेरी प्रिंसिपल रही हैं, फादर डॉक्टर थे, वो भी थोड़े आर्टिस्टिक इंटरेस्ट रखते थे। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि देखो, हमें डिग्री तो चाहिए, डिग्री तो हमारे पास होनी चाहिए, और तुम्हें जो करना है तुम कुछ बन जाओ, फिर तुम करना। तो अब वो मेरे ऊपर एक टास्क आ गया था। तो नाउ आई वाज लाइक, चूज़ क्या करना है। सो उस टाइम क्लैट जो था, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में इसमें था। एंड आई वाज लाइक कि अगर मैं, ठीक है, लॉ पढ़ सकती हूँ, मैं करा जा सकता है लॉ, बाहर जाने मिलेगा, कुछ सीखने मिलेगा। तो दैट्स हाउ मैंने लॉ बहुत बड़ी मेहनत से क्लैट क्लियर किया और 5 साल की अपनी एजुकेशन की NLU ओडिशा से। और वहाँ पे भी मैं उड़िया थिएटर जाती थी, कोशिश करती थी मैनेज करूँ, और ओडिसी सीखना शुरू किया क्योंकि मैंने सोचा ओडिशा में रह के एक आर्ट फॉर्म सीखा जाए। कुछ टाइम बाद थोड़ा पढ़ाई का लोड बढ़ा तो देन कम्प्लीटली स्टडीज़ करके एंड देन फाउंड माय फर्स्ट जॉब मुंबई में। एंड वहाँ से फिर धीरे धीरे जॉब के साथ साथ ऑडिशंस दे के एंड देन यू सी द रिजल्ट इज हियर। अच्छा, कितना स्ट्रगल देखते हो? जैसे आपने शुरुआत किया, आपने कहा कि पढ़ने भी गए तो वहाँ भी थिएटर किया, क्योंकि वो एक इंटरेस्ट जो होता है ना, हम उसे छोड़ नहीं पाते। तो जाना, लेकिन हमें एक मौका भी मिले, हम जिस चीज़ को कर रहे हैं, हम उस चीज़ में कितने सफल हो रहे हैं, ये खुद ऑब्जर्व करना, इसका आकलन करना, तो वो लाइन मिलते गई, ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन कितना खुद को ऐसा महसूस किया कि यार टफ है, कैसे पहुंचूंगी, कैसे मैं ZTV आऊंगी, मतलब ये जर्नी आप समझ रहे हो, बिल्कुल, ये एक बहुत लॉन्ग जर्नी होती है। एक्चुअली होता ये था, आपने बहुत अच्छी बात उठाई। एक्चुअली कॉलेज में मेरा सबसे बड़ा जो फियर था वो ये था कि जो अंदर का एक आर्टिस्ट है ना, वो कहीं ना कहीं मैं पीछे छोड़ती जा रही हूँ। किताबों में कहीं ना कहीं मेरा जो एक परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक जो रुझान था वो कहीं ना कहीं चला जाएगा। तो हमें ये पता होता था कि 4 महीने की पढ़ाई है, और 4 महीने के बाद 1 महीना जो एग्ज़ाम्स होने के बाद जो हमारा एक फंक्शन होता है, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन या कुछ बोलते हैं, उसमें परफॉर्म करने के लिए आपको आना चाहिए कुछ। तो ये जो मेरा एक इंटरनल बैटल बोल सकते हैं, स्ट्रगल जो ये था कि मार्क्स नहीं आए तो घर से कहीं ना कहीं बुलावा आ सकता है कि नहीं हो रही पढ़ाई, वापस आ जाओ। लेकिन अगर वापस चली गई तो हाउ विल मैं एक्सप्लोर कैसे करूँगी, मैं सीखूंगी कैसे। तो आई थिंक वो कॉन्स्टेंट बैटल मुझे ये था कि टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ दोनों चीज़ों में मैं इक्वली बेटर करती रहूँ। तो वो बैलेंसिंग की जो एक तरीका था, बैलेंसिंग करते 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 समझ ही नहीं आया कि कम हम एक्सपर्टीज़ की तरफ जा रहे हैं। सो आई थिंक द सबसे बड़ा स्ट्रगल शुरू होता है अंदर से, आपके दिमाग से। अगर आप गिव अप कर दो
तो फिर या तो दुखी रहना इज़ द ओनली थिंग जो रिजल्ट आता है उसका। लेकिन अगर आपको करना है कुछ तो फिर दिन मेहनत कर लो। बिल्कुल। टीवी और फिल्म में कितना डिफरेंस मानते हैं? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि डेली सोप जो होते हैं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बॉलीवुड का एक ऑरा बहुत अलग होता है क्योंकि आपने कंगना रनौत के साथ काम किया धाकड़ में, सेल्फी आपने किया, और अभी आपका जी पे एक प्रोजेक्ट चल ही रहा है, जागृति एक नई सुबह। तो मुझे लगता है ये सब तो इनके साथ साथ बहुत कुछ भी किया है, लेकिन डिफरेंस कितना देखते हैं? देखिए, एज अ कलाकार आप मुझसे पूछ रही हैं अगर, तो मैं आपको बताऊंगी कि बहुत डिफरेंस है। मोड ऑफ फंक्शनिंग डिफरेंट है, स्टोरी टेलिंग अलग होती है, कहानी को कहने का और वो तरीका बिल्कुल अलग होता है। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि दोनों की ऑडियंस भी बहुत अलग है। तो एक ऑडियंस है जो रोज़ उस तरीके का ड्रामा देखना चाहती है जो टेलीविज़न पे दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिमिलर होता है, हमारी सोसाइटी का आईना होता है, लेकिन थोड़ा सा एग्जैजरेटेड या थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्म में होता है ताकि वो पहुँचे जल्दी। और फिल्म्स और वेब सीरीज़ की जहाँ तक मैं बात करूँगी, वहाँ पे कम्प्लीटली कहानी पे फोकस किया जाता है। तो अब वो ये नहीं देखते हैं कि किससे रिलेट करेगी ये, हमें कुछ कहानियाँ हैं जो हमें मतलब सोसाइटी में रखनी है, उस पर फोकस किया जाता है। तो उनकी फंक्शनिंग भी एज एन एक्टर मैं बोलूँगी कि एक्टिंग का तरीका वो भी अलग होता है, वर्कशॉप होती है, पहले ट्रेनिंग होती है कि अगर आपका ये किरदार है तो उस किरदार को पहले हम बनाएंगे आपके अंदर। तो रीडिंग, वर्कशॉप, ये सब मतलब शूट से पहले की मेहनत बहुत होती है। वेरएज़ टीवी की मैं बात करूं तो वहाँ पे रोज़ टेलीकास्ट होना है, तो रोज़ की जो मेहनत है वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत लगता है वहाँ, कि आपको मे बी आज पता चला है कि ये आप शूट करने वाले हो, तो इसीलिए वहाँ की प्रेप जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो दोनों की अपनी स्ट्रगल्स हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर भी है। एक ही बात है कि कलाकार जो है उसके ऊपर ये, उसके कंधों पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कहानी को कितने अच्छे से पहुंचा पा रहा है ऑडियंस के लिए। तो इसीलिए कहते हैं ना, लोग कहते हैं यार एक्टिंग करना है, कह तो देते हैं लेकिन एक्टिंग इतनी आसान नहीं होती। एक एंकर के लिए भी ऐसे ही होता है, एंकरिंग कहने में, देखने में बहुत आसान लगती है, लेकिन उसके पीछे बहुत हार्डवर्क भी होता है कि आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जो लोग थिएटर में होते हैं, हमेशा कहा जाता है कि एक थिएटर आर्टिस्ट जो होता है वो बहुत अच्छी एक्टिंग, या कह लीजिए कि वो बहुत अच्छा ही हमेशा होता है। इसको कितना सही मानती हैं? मतलब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई थिएटर नहीं कर रहा है बट वो भी तो एक कलाकार हो सकता है ना, तो इसको कितना इम्पोर्टेंट थिएटर को मानती है? देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं, थिएटर हमें बस हमारे ओरिजिनल ह्यूमन फॉर्म से बहुत कनेक्ट करवाता है। जैसे 1 महीने आप एक किरदार के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो किरदार कहीं ना कहीं इस दुनिया में होगा, तो वो कैसा चलता होगा, वो कैसा दिखता होगा, उसकी ट्रेनिंग जो होती है वो थोड़ा लंबे समय तक होती है। तो आई थिंक मैं ही नहीं कहूँगी कि जो थिएटर नहीं कर रहा है वो कलाकार नहीं है, कलाकार वो भी है, लेकिन शायद उसे ज़िंदगी का इतना तजुर्बा है कि उसे वो ट्रेनिंग की ज़रूरत उतनी नहीं है जितनी एक नॉर्मल इंसान को जो थिएटर कर रहा है, और उससे अपनी एक सोच डेवलप कर रहा है। तो मुझे लगता है थिएटर नो डाउट बहुत अच्छी जगह है, और सभी कहते हैं कि थिएटर ज़रूर करो, लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे, जैसे मैं भी जब जॉब कर रही थी तो मैं थिएटर से बहुत दूर थी, जॉब करते करते ऑडिशंस दे रही थी और मेरे ऑडिशन सिलेक्ट भी हो रहे थे। तो मैं इसलिए मानती हूँ कि अगर आपको लाइफ लेसन्स ने ही आपको वो चीज़ सिखा दी है और आप अडेप्ट कर सकते हो, आप पढ़ के वो चीज़ सीख सकते हो, तो वेल एंड गुड। बट मैं मानती हूँ कि जो थिएटर करता है उसे थोड़ा सा वाइडर आइडिया होता है, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई आपको कोई ना कोई नई सीख दे रहा है। वहाँ पे एक डिसिप्लिन है, थिएटर इज़ ए डिसिप्लिन एक्टर का, जो हम सुबह उठ के खाने पीने, रहने सहने से लेकर शाम तक का जो हमारा जर्नी है, उसमें अगर आप थिएटर ऐड कर दो तो आपका जो एक ह्यूमन लेवल पे आपका वॉकिंग, टॉकिंग, स्पीकिंग स्टाइल जो है वो बहुत स्ट्रीमलाइन, डिसिप्लिन हो जाएगा। तो आई फील कि वो थिएटर ज़रूर करता है। बट हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि जो नहीं करते वो नहीं कर पाते, अच्छा वो भी कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि एक लॉयर की प्रैक्टिस भी चल रही है, बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं जिस पर आप काम कर रहे हो, सब कुछ मैनेज कैसे करते हो? क्योंकि एक माइंड में रहता है ना, हाँ, ये भी करना है, ये भी करना है, ऑन स्क्रीन अपने आप को बहुत बेहतर भी करना है, क्योंकि आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं हुई, आप कब नीचे आ रहे हो ये वी नेवर नो, क्योंकि ये अप एंड डाउन हमेशा होते हैं, हर कलाकार के साथ होते हैं, ये हमने देखा है। तो इसे कैसे मैनेज करते हो? कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास अभी। जी, तो मैंने ना राखी जी, मैंने एक बैलेंस ढूंढ लिया है कि मैंने लॉ में भी अपनी आर्टिस्टिक चीज़ ढूंढ ली है क्योंकि अगर हम कहें तो लॉ में मैं मेजरली ड्राफ्टिंग जो करती हूँ, अग्रीमेंट्स हम ड्राफ्ट करते हैं या बहुत सारी चीज़ें, उसमें भी कला चाहिए कि जो लिखा है
किताबों में जो लिखा है उसको को पन्ने पे अपनी तरीके से उतारना है, तो वो भी एक कला है। कहीं ना कहीं मैं कोशिश करती हूँ यहाँ किसी इधर की, और जो लीगल फील्ड से मेरा एक प्रोफेशनल एथिक्स मैंने सीखा है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी सेट पे जाऊँ तो मैं टाइम पे पहुँचूँ, मेरा सबसे बात करने का तरीका वैसा हो, प्रोफेशनल हो। तो आई थिंक मैंने वो अब लाइन ड्रॉ कर ली है, पर मैं नहीं कहूँगी कि आसान था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये चीज़ मुझे मुंबई ने सिखाई। सो मुंबई एक ऐसा शहर है, एक तो मैं आती हूँ भोपाल से, भोपाल अपना शहर है, यहाँ सब कुछ आपको आराम से मिलेगा। लेकिन मुंबई जब मैं गई तो वहाँ पे मुझे समझ में आया कि सर्वाइवल का जो फाइट है सबसे ज़्यादा है। तो सर्वाइवल के फाइट ने मुझे ये सिखाया कि ब्रेड एंड बटर जो है वो जो आपकी पढ़ाई और आपकी डिग्री उससे आएगा, और एक्टिंग जो है उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, और वो आपको धीरे धीरे ही फल देगा। तो आई थिंक उस बीच की जद्दोजहद ने मुझे इसका बैलेंस सिखा दिया। सो टाइम मैनेजमेंट बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, और मुंबई में हर एक मिनट आपको फील होता है। तो अगर उस हर एक मिनट में आप कुछ रिसोर्स दे पा रहे हो, या खुद कुछ इम्पॉर्टेंट या अच्छा कर पा रहे हो, तो देन आप बिल्कुल अपना टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे। और फिर उसके बाद जब आप भोपाल आते हैं तो आपको आपकी दिनचर्या आपको सबसे ज़्यादा रिफाइन लगती है, क्योंकि यहाँ आराम की ज़िंदगी में भी आपका एक लाइफस्टाइल है जो हो जाता है। तो आई थिंक इस तरीके से अभी भी कोशिश जारी है। अच्छा, पहले से अभी मैं देखूं, मुंबई को भी हम देखें या हम एक्टिंग फील्ड को भी देखें, एक अलग ही थीम होती थी कि लोग आ रहे हैं, कलाकार हैं, लोग देखते थे, पसंद करते थे। पिछले कुछ टाइम से काफ़ी चेंजेस हुए हैं, नए लोगों को बहुत मौका मिलता है। फिल्मों में तो इतना ना ही सही, धीरे धीरे वो जाते हैं, लेकिन मैं सीरियल्स की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा मौका मिलता है। तो इस चीज़ को कैसे बदलते हुए आप महसूस करती हैं, क्योंकि आप भी गए, आपको भी मौका मिला, सिलेक्शन हुआ, वरना पहले क्या होता था कि नहीं, कोई एक फेस है, फिर उन्हीं से रिलेटेड कोई और है। लेकिन अब क्या होता है, प्रॉपर ऑडिशंस के बाद भी नए लोगों को मौका मिल रहा है। ऑडिशंस पहले भी होते थे लेकिन वो चीज़ें नहीं होती थी। मैं बहुत नज़दीक से इन चीज़ों को देखी हूँ, इसीलिए ये सवाल आपसे कर रही हूँ। देखिए, नो डाउट चेंज आया है। हमने बहुत एक्सपैंड किया है एज सोसाइटी, हमने बहुत एक्सपैंड किया है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आर्ट क्रिएट हो रहा है, और अब हर किरदार की रिक्वायरमेंट है। अगर आप और मैं किरदार हैं सोसाइटी में, ऐसे बहुत सारे किरदार हैं, और वो सारे किरदारों की कहानियाँ आने लगी हैं, तो हमें उनसे रिलेटेबल लोग चाहिए। तो इसीलिए जो नए लोगों की संख्या है आप बढ़ती हुई देख रही हैं पिछले से अभी, मतलब कितने सालों में अभी तक। तो और सबसे बड़ा तो ये हो गया, स्टोरी टेलिंग डिफरेंट हुई है, इसीलिए हर तरीके के किरदार चाहिए। दूसरी बात, होमवर्क यहाँ मेन इंपॉर्टेंट काम प्ले करता है। अगर मैं कहूँ, मैंने अपने शहर से बहुत सारे लोगों को पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा करते देखा है बॉम्बे में। उसका रीज़न ये है कि हम यहाँ से साफ हिंदी लेकर जाते हैं, हमारा शब्दकोश अच्छा है, जिसकी वजह से हम हिंदी देवनागरी में अच्छे से एक्ट कर पाते हैं, भाषा साफ़ होने की वजह से। और दूसरी बात, हमारा होमवर्क बहुत अच्छा है यहाँ पे, थिएटर कल्चर और इसके साथ कला का कल्चर बहुत अच्छा है। अगर आप देखें, अभी लोकरंग भी चल रहा है रविंद्र भवन में, ऐसा हमारे यहाँ कुछ ना कुछ कल्चरल होता रहता है। तो आई थिंक यहाँ से जो लोग जाते हैं वो कल्चरली बहुत जुड़े होते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि हर सिटी से, और मैं हर प्रदेश की बात करूँ, यूपी से भी बात करूँ, दिल्ली से भी बात करूँ, या किसी और प्रदेश की बात करूँ, सब अपना अपना कल्चर लेके आते हैं, और आजकल वो बहुत ज़रूरी, वो डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है ग्लोबली। तो आई थिंक इसीलिए न्यू फेसेस आ रहे हैं और नए लोगों को मौका भी मिल रहा है। ठीक है, कुछ मुझे अपनी फिल्म के बारे में बताइए। धाकड़ के बारे में मैं इसलिए शुरुआत थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म मिलना, फिर कंगना रनौत के साथ काम करना, एक एजेंट के रूप में वो चीज़ें, वहाँ सब लोग कैसे उस चीज़ को फील किया, और फिर उसके बाद कैसे फिल्मों का वो जो एक एक्सपीरियंस था वो कैसा था? देखिए, मैं बोलूँगी मेरा होमवर्क तो हमेशा से था, पर मेरा एक होता है आपका ड्रीम और एक मैनिफेस्टेशन। मुझे हमेशा से कंगना जी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती थी, वो मेरी वन ऑफ द ड्रीम एक्टर्स थी जिनके साथ मुझे काम करना था। लेकिन मैं इतनी लकी, इतनी जल्दी हो जाऊंगी, मुझे पता नहीं था कि 2021 में जनवरी में उनकी फिल्म धाकड़ आई पूरी MP में शूट होने के लिए, और लकीली उस समय मैं थी भोपाल में, और थिएटर सर्कल से जुड़े होने की वजह से लोगों ने मुझे बोला कि ऑडिशन कर लो इस किरदार के लिए। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं कर दी। तब तक मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली जो कंगना है वो उस फिल्म की हीरोइन है। मैंने ऑडिशन करके भेजा, लकीली मुझे वो पार्ट मिल गया। तो जिस दिन मैं सेट पे पहुंची हूँ उस दिन हमारी ट्रेनिंग होनी थी कुछ एक्शन सीक्वेंसेस के लिए। तब मुझे पता चला कि ये जो एक बॉक्स था उसमें लिखा था कंगना रनौत, बेसिकली वो उनके जो फाइटिंग इक्विपमेंट्स थे वो उसमें थे। तो तब मुझे पता चला वो, मतलब मैं इनके साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी, उसको मैंने कम्प्लीटली ग्रैब किया। और सेट पे जब मैंने कंगना के साथ एक सीन था जहाँ पे मैंने उनको
फाइनली फेस टू फेस देखा तो मुझे समझ में आया दिस इज़ व्हाट मेहनत एंड प्रोफेशनलिज्म इज़। शायद वो इतनी ज़्यादा एकदम अपने काम को लेके बहुत ही फोकस थी और वो सेट मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस था और उसी के साथ मुझे ये भी था कि अगर यहाँ तक आई हूँ तो शायद जर्नी आगे भी लेके जाएगी। तो बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था वो। एक्टिंग में एक पूछूं मैं, आपका आइडियल कौन है, मतलब जिसे आप सबसे ज़्यादा देखते हो शुरू से, या जिसकी एक्टिंग अच्छी लगती है? कोई भी हो सकता है जी, किसे पसंद करता है? मैं साइलेंट, एक मेरे अंदर की जो बच्ची है वो साइलेंटली माधुरी दीक्षित की फ़ैन है और वहीं से डांसिंग एक्टिंग वो उन्हीं को देख देख के आया है। इरफान खान साहब इज़ वन ऑफ माई वेरी वेरी फेवरेट एक्टर्स। कोंकणा सेन शर्मा, लोग कहते हैं कि मेरी तो फेस भी उनसे मिलता है थोड़ा बहुत ऐसा कहते हैं कि कुछ फीचर्स हैं। तो या दीज आर फ्यू एक्टर्स हु आर इन माई काइंड ऑफ माइंड दैट कुछ इनके जैसा करना है। अच्छा, एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल है लेकिन पूछूंगी इसलिए क्योंकि जैसे आपने कहा कि कंगना पसंद थी और लगता था कि उनके साथ काम करेंगे और इतनी जल्दी वो पूरा हुआ। आने वाले समय में यदि मौका मिलता है या मन में हो कि अब किस एक्टर या एक्ट्रेस के साथ काम, मतलब फिल्म शेयर करने को मिले, स्क्रीन शेयर करने को मिले, तो कौन है? कौन बेस्ट हो सकता है आपके आइडल जिनकी वजह से आपने सपने देखने शुरू किए हो? तो मैं रियली चाहूँगी कि मैं माधुरी मैम के साथ स्क्रीन शेयर करूँ जहाँ मुझे उनके साथ डांस करने का मौका मिले। तो आई थिंक एवरग्रीन ब्यूटी एंड एवरग्रीन टैलेंट, मैं आई थिंक मेरा जो डेफिनेशन है ना वो उस जनरेशन की ही एक्टिंग और एक्टर्स से है। तो माई सिंपल आंसर इज़ माधुरी मैम। अच्छा, आने वाले समय में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हो और अपनी चीज़ों पे भी काम कर रहे हो। इन चीज़ों के लिए जब थोड़ा सा स्पेस मिलता हो, वैसे तो बहुत मुश्किल होता है, शूटिंग्स ही लॉन्ग टाइम होती हैं, सब बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जब टाइम मिलता है तो क्या करते हो, क्या अच्छा लगता है? मतलब एक लाइन में पूछूं तो हॉबीज़ क्या है? डांसिंग तो मैंने बता ही दिया, इट्स फीड्स माई सोल, तो बहुत पसंद है। लेकिन इसके अलावा जो मेरे पिछले 5-6 सालों में एक जो चीज़ है जो मैं हमेशा करती हूँ दैट इज़ मेडिटेशन और ध्यान जो है वो मेरा एक अच्छा गो टू प्लेस बन गया है जहाँ मुझे बाकी सारे स्ट्रगल्स और उसके बाद मुझे बहुत पसंद है वो करना। और इसी के साथ आई एम ऑल्सो प्राणिक हीलर, तो मैं हीलिंग वगैरह में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि अपना समय उन चीज़ों में स्पेंड करूँ, जैसे कि एक वहाँ सेंटर है बॉम्बे में भी विच इज़ कम्प्लीटली अ नेचुरोपैथी सेंटर। वहाँ में जाके मुझे ग्रीनरी में समय बिताना बहुत पसंद है एंड सोलो ट्रैवलिंग, तो मैंने बहुत सोलो ट्रैवलिंग की है। अच्छा, भोपाल से हम कहते हैं ना, एक स्टडी हमने किया, हमने यहाँ से शुरुआत की, धीरे धीरे हमने थिएटर किया, सब कुछ किया, फिर हम माया नगरी मुंबई पहुँचे, जैसा कि सबके लिए वो ड्रीम है एक्चुअली में, वो की बात ही अलग है। और सारी चीज़ें करने के बाद जब हम अपने शहर में आते हैं, जब हमें अवार्ड मिलता है, जब हमारे स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, हम एक सेलिब्रिटी की तरह देख रहे होते हैं, वो कैसा लगता है? क्योंकि अभी भी आप एक प्रोग्राम में यहाँ आए थे, तो वो एक बात ही बहुत अलग होती है। कैसे महसूस करते हो हमारे टीचर्स, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स हमें उस एक्ट्रेस की नज़र से देख रहे हो जिसके हम दोस्त हुआ करते थे? दोस्त तो हम हमेशा रहते हैं, लेकिन वो नज़र से देखना, वो कितना बड़ा अचीवमेंट मानती हैं, कैसे देखती हैं? अभी भी याद आता है कि जब मैं छोटी स्कूल में थी तो स्कूल में मेरी टीचर्स, स्टेज पे जब मैं परफॉर्म करती थी, मेरे टीचर्स बोलते थे डांसिंग कभी छोड़ना मत, यू विल डू समथिंग गुड इन लाइफ, कुछ बड़ा करोगी तुम लाइफ में, कुछ अच्छा करोगी। अब वो ना तब सुन के तो बड़ा अच्छा लगता था, बट समझ में नहीं आता था कि क्या करूँगी मैं, मुझे नहीं पता, कुछ तो करूँगी, सबका बिलीफ है। तो फिर वो धीरे धीरे जब लाइफ में इतना कुछ करने के बाद वापस आपका शहर आपको बुलाता है कुछ सराहना देने के लिए, मतलब वो एक, मुझे तो लगता है कि बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो करते आ रहे हैं वो शायद किसी को इंस्पायर कर रहा है या कुछ अच्छा कर रहे हैं जो आगे भी हमें करते रहना है, बहुत कुछ करना है इनफैक्ट और आगे। तो जो मैंने आंखों में चमक देखी थी अपने दोस्तों के, अपने फैमिली के, पेरेंट्स के, उससे बड़ा कुछ नहीं है आई फील। सो वो मेरा सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। एक्टिंग के साथ साथ फ्यूचर में और क्या प्लान्स हैं? लाइक एक्टिंग तो आपका चल ही रहा है, आपकी जो लॉयर की प्रैक्टिस है वो भी चल रही है, और फ्यूचर प्लान्स क्या है अपार्ट फ्रॉम दिस? अगर बहुत ही सुपरफिशियली बोलूँ तो मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी भर एक कलाकार की ज़िंदगी जीऊँ और सोसाइटी में कुछ बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करूँ, कहानियों के माध्यम से, किरदारों के माध्यम से, या जो मैं अपने आप को आज से 10, 15, 20 सालों में देखती हूँ, मैं यही देखती हूँ कि एक ऐसा इंसान जो शायद बहुत ही ऑनेस्टली एक अच्छी कहानी और अच्छे किरदार को एंटरटेनमेंट के साधन से दे रहा है। और अगर मैं लीगल की बात करूँ तो मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया था आज से 2-2.5 साल पहले, आपकी लीगल दोस्त। मतलब मेरा ये, इट इज़ समथिंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी, जहाँ पे मैं आर्टिस्ट की बहुत हेल्प करती हूँ, क्योंकि सबको लगता है कि आर्टिस्ट एक ऐसा
ऐसा एक ऐसा ग्रुप है जो लॉयर्स के पास जाने से बहुत डरता है अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो, या उनका पेमेंट रुक जाए, या फिर उनके साथ किसी गलत तरीके का बर्ताव किया जाए। क्योंकि मैं आर्टिस्ट भी हूँ तो आई थिंक मैं ये स्टेप ले सकती थी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं मैक्सिमम लोगों की जो नॉलेज मेरे पास है उससे उनकी हेल्प करूँ। एंड आज मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो आर्टिस्ट्स हैं, इंडिविजुअल फिल्म मेकर्स हैं, राइटर्स हैं, जिनकी मैं हेल्प करती हूँ लीगली। सो आई प्रोटेक्ट उनकी लीगल राइट्स। तो मेरी कोशिश तो यही है आगे आने वाले सालों में कुछ अच्छा करूँ और सोसाइटी को कुछ अच्छा ही दूँ। एक आम व्यक्ति को बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाने में उसकी फैमिली की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? सबसे ज़्यादा, क्योंकि आई फील कि आपका फाउंडेशन आपकी फैमिली सेट करती है। तो मुझे लगता है मेरे को बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिला है अपने पेरेंट्स से, जहाँ मेरी मदर कम्प्लीटली एकेडमिक बैकग्राउंड से आती हैं, तो मुझे डिग्री अच्छी मिली, पढ़ाई अच्छी मिली, नॉलेज अच्छी मिली, काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं वो, तो एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी मिला बचपन से। और जो मेरे फादर हैं वो थोड़े से आर्टिस्ट साइड पे हैं, वो यहाँ के जाने माने उद्घोषक भी हैं, एंकर हैं, डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव। सो कहीं ना कहीं ये आर्ट का जो साइड है मुझे उन्हीं से मिला है। सो आई फील कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का होना और उसके बाद उसको सोसाइटी में प्रेजेंट करना, ये सब फैमिली से ही मैंने सीखा है। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो फैमिली का ही लगता है। मैं बिल्कुल ये सब कुछ नहीं कर पाती अगर सपोर्ट नहीं होता मुझे। तो हर तरीके का मोटिवेशन आनाकानी के बाद भी जब फैमिली आपको बोल देती है जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, तो आई थिंक सब कुछ हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो यस, फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। आज के जो बच्चे हैं, बहुत सारे लोग थिएटर करते हैं, सीखना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, कुछ लोगों को मौका मिलता है, कुछ लोगों को नहीं भी मिलता, और मुंबई में जाके हर कोई सेटल हो जाए या उसे एकदम से चीज़ें मिलने लगे, ये पॉसिबल भी नहीं है। कई बार कुछ लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, परेशान होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या करें, बट करना एक्टिंग ही है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो डिजर्व नहीं भी कर रहे हैं, बट उन्हें ठाना है कि मुझे यही करना है। तो इस टाइप से जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें क्या मैसेज दोगे? मैं एक सबसे बड़ा मैसेज ये दूंगी जो मेरी लाइफ का मेरी लाइफ का ही एग्जाम्पल है। अपनी एजुकेशन पूरी कीजिए। जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आई थिंक एजुकेशन से ना सही गलत की समझ आती है, और कहीं ना कहीं आपको खुद पे एक बिलीफ और कॉन्फिडेंस रहता है कि आप ये कर लोगे। तो आई थिंक सबको एजुकेशन पहले करनी चाहिए, और उसके बाद अगर कोई आर्ट फॉर्म आपको परस्यू करना है लाइफ लॉन्ग, तो उसके लिए मैं बोलूँगी दोनों तरीके का होमवर्क बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि अगर ये वर्कआउट नहीं करता है, लोग मना करते हैं कि प्लान बी नहीं होना चाहिए, पर मैं कहूँगी कि प्लान ए ही आपकी दो चीज़ें होनी चाहिए, जहाँ पे आपको पता है कि ये चीज़ आपको निराश नहीं कर सकती क्योंकि आप किसी और चीज़ में भी अच्छे हो। तो आई फील एजुकेशन कंप्लीट करें, और जो भी आर्ट फॉर्म या कुछ आपको चूज़ करना है, आप बॉम्बे आना है अगर आपको, तो आप अपने आप को इतना सक्षम बनाएं कि आपको ये पता होना चाहिए कुछ ना कुछ तो मैं ऐसा कर लूँगा या कर लूँगी जिसकी वजह से मेरा जीवन चल जाए। सो आई फील जीवन चल जाए, वो भी किस सेंस में, इनर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो वो आपका उस पर कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन जो होता है मुंबई में हर लेवल पे आपको रिजेक्शन मिल सकता है, वो आपकी जॉब में भी हो सकता है। मैंने मल्टीपल जॉब्स की हैं कॉर्पोरेट में, बॉम्बे में, और वहाँ पे भी इंटरव्यूज़ आपके कभी क्लियर नहीं होंगे। सो आई थिंक उसको झेलने की क्षमता सिर्फ एजुकेशन से आती है, कि आपके पास एक अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। तो या चलते चलते क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, कोई मैसेज देना चाहती? मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना प्यार मिला मुझे, और आप इतना समय देके मेरे थॉट्स, मेरी जर्नी को जानना चाहते हैं। सो कोशिश पूरी यही है कि दिल से आप सभी को एंटरटेन करती रहूँ, आगे कुछ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स करूँ, अच्छे किरदार निभाऊँ जो आपके दिल तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच तितीक्षा, हमसे इतनी अच्छी बात की, इतनी सारी बातें हमने शेयर करी। और उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, जो लोग इस फील्ड में एक्चुअली जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि आप कैसे वहाँ पहुँचे। जो लोग एक्टिंग में हैं या थिएटर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मैसेज होता है कि कैसे आपको धीरे धीरे पहुँचना है। एक बहुत अच्छा मैसेज है एजुकेशन का, शिक्षा आप अपनी पूरी करिए, अपनी पढ़ाई पूरी करिए, फिर उस चीज़ में जाइए। तो ये सारी चीज़ें ना, ये बहुत ऐसे पॉजिटिव मैसेजेस हैं जो लोगों तक पहुँचते हैं, और जो इसके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे एक मैसेज कहीं ना कहीं बनेंगे। थैंक यू सो मच, आप स्वदेश न्यूज़ आए, हमसे बातचीत की। तो स्वदेश स्पेशल में हमारे साथ तितीक्षा थी आज, और उनकी जर्नी के बारे में आपने सुना, जाना, देखा। देखिए, एक चीज़ एक ही लाइन में ख़त्म करूँगी, बस यही है कि कॉन्फिडेंस, मेहनत, चाहत, और यदि ठान लिया है तो फिर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। बस यही बात है। आज बस हमारी खास मुलाकात में इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे नई शख्सियत के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।